हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर दैट इज मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से टी इज फ्रॉम यू टू वी आपके पास गिवन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक मैट्रिक्स एसोसिएटेड होती है। तो हम आज बात करेंगे किस तरह से उस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बेसिस आप मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। सो अब यू और वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर से फील्ड एफ। अब क्योंकि दोनों की बेसिस यहाँ पे हैं, मान लीजिए यू की बेसिस हैं u1 u2 un एलिमेंट्स हैं वहां पे, और v की बेसिस है मान लीजिए b डैश से, एंड उसके अंदर से m एलिमेंट्स हैं v1 v2 v3 vm। देन t ऑफ u1 t ऑफ u2, जब मतलब इस बेसिस के एलिमेंट्स के ऊपर हमने टी ऑपरेट कर दिया, टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 टी ऑफ un हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स v के हैं, और v का हर एक एलिमेंट अपने बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मतलब टी ऑफ u1 हम मान लीजिए b1 कुछ स्केलर्स फील्ड से लिए, a11 a1 a21, इसी तरह से am1 vm वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में tu1 लिख दिया। लाइकवाइज t ऑफ u2 को भी हम लिख सकते हैं a12 a22 एंड am2 vm। इसी तरह से ये n t ऑफ un, ये सारे n वेक्टर्स हमने v1 v2 v3 की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हम बनाते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड एक कॉलम वेक्टर है टी u1 टी u2 टी un, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो ये मैट्रिक्स हमने लिखनी है, और मैट्रिक्स यहाँ पे वेक्टर आएंगे v1 v2 v3 vm। ओके, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्री, फर्स्ट एंट्री इज a11 देन a21, इसी तरह से am1, फिर a12 a22 am2 a1n a2n amn। तो ये एक मैट्रिक्स आ गई इस सिस्टम ऑफ, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है उस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कहलाएगा किस तरह से टी ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखी है, बी और बी डैश के कोरस्पॉन्डिंग जब आपने इस टी ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा है तो उसकी जो मैट्रिक्स आएगी इस ट्रांसपोज लेके लिख रही हूँ a11 a21 am1 a12 a22 am2, इसी तरह से यहाँ पे आएगा a1n amn, m रोज n कॉलम, m क्रॉस n मैट्रिक्स ये जो आपके पास आ गई है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं और इजीली हमें समझ में आएगा। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है टी, एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम r क्यूब टू r रेज्ड पावर 4। डिफाइन किस तरह से की हुई है, एक्स वाई z इज इक्वल्स टू, फर्स्ट एलिमेंट इज x प्लस वाई प्लस z, सेकेंड इज 2x प्लस z, 2y माइनस z एंड 6y। ओके, ये सेम देखिए अब दोनों की बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग लिखी जाती है। आर क्यूब की अगर हम नेचुरल बेसिस की बात करें तो वो क्या होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम टी की इमेज लेंगे, कितनी आएगी, एक्स को 1 रखना है, वाई इज इक्वल 0 1 2 0 0। ओके, इसी तरह से टी 0 1 0 निकालेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास आ गया एन। ओके, तो ये इस आर क्यूब की बेसिस की इमेज यहाँ पे आ गई है। बट ध्यान रखना है इन वेक्टर्स को, ये जो वेक्टर आया इसे हमने
किसके, R4 के बेसिस की फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो वो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए A टाइम्स 1 0 0 0 प्लस B टाइम्स 0, यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, अलग से लिख देती हूँ, मुझे बार बार ही लिखना पड़ेगा मुझे। 1 2 0 0 को हमने उसके नेचुरल बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, दैट इज B 0 प्लस C टाइम्स 0 0 1 0 प्लस B टाइम्स 0 0 0 1। ओके, सो हम, क्योंकि ये नेचुरल बेसिस है, देखिए यहाँ पे ये बेसिस जरूरी नहीं है ऑलवेज यहाँ पे भी कि ये नेचुरल बेसिस भी हो R3 की, और R4 की भी नेचुरल बेसिस के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना हो। कोई भी ऑर्डर्ड बेसिस गिवन हो सकती है, मैं बात कर रही हूँ ऑर्डर्ड बेसिस की, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो अब देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1, ये E1 E2 E3 E4 है, ठीक है, मैं बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। B इज ट्वाइस ऑफ E2, C की वैल्यू आएगी 0 टाइम्स E3, D की वैल्यू आएगी 0 टाइम्स E4, ठीक है। तो 1 2 0 0 जो वेक्टर था वो किस तरह से लिखा गया, R4 की नेचुरल बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में 1 E1 2 टाइम्स E2 0 टाइम्स E3 0 टाइम्स E4, यहाँ पे लिखना है, मेंशन करके दिखाना है। इसी तरह से 1 0 2 6 ये जो वेक्टर है 1 टाइम E1 0 टाइम्स E2 2 टाइम्स E3 6 टाइम्स E4। देखिए ये कैसे, अगर यहाँ पे E1 E2 E3 ये E4 वैल्यू लगाएंगे आप, इन स्केलर्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल सम करेंगे तो वापस यही आना चाहिए, ठीक है। वेरीफाई करके आप देख सकते हैं, दिस इज 1 टाइम E1 1 E2 माइनस 1 E3 0 टाइम्स E4, ठीक है। तो हर एक इमेज R³ की जो बेसिस थी उसकी हर एक एलिमेंट की इमेज हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दी R4 की बेसिस पे। नाउ जो T की जो मैट्रिक्स बननी है उसमें क्या करना है आपने, यहाँ अब जो स्केलर्स हैं ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल तरीका है, हर क्वेश्चन में यही चलने वाला है। अब ये जो स्केलर्स हैं इनको आपने इस मैट्रिक्स की कॉलम फॉर्म में लिखना है, ध्यान देना, कॉलम फॉर्म में। तो ये बनेगा 1 2 0 0 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम इज 1 0 2 6, थर्ड इज 1 1 minus 1 0 4 क्रॉस 3। T ट्रांसफॉर्मेशन अगर R³ से R4 है, R³ मीन्स डायमेंशन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डायमेंशन R4 की 4 है, तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी T, दैट मैट्रिक्स इज ऑफ डायमेंशन 4 क्रॉस, ठीक है, और यही दिख रही है 4 क्रॉस 3। अब हम बात करते हैं जब यहाँ पे नेचुरल बेसिस ना हो, जैसे R³ की भी नेचुरल बेसिस हमने यूज की एंड देन R4 की भी नेचुरल बेसिस हमने यूज की, अगर ये ऐसा ना हो तो मैट्रिक्स किस तरह से लिखी जाएगी वो एग्जांपल देखते हैं। अब हम 6 प्रॉब्लम है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, T ट्रांसफॉर्मेशन R³ टू R³ गिवन है और ट्रांसफॉर्मेशन ये है रिलेटेड टू ऑर्डर्ड बेसिस, ये दो बेसिस दी है, इनके रिलेटेड आपने T मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग जो मुझे बतानी है, ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब है बी बेसिस दी है E1 E2 E3 इसी ऑर्डर में, अगर आपने E2 E1 E3 अगर चेंज कर दिया तो जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगी, ओके। इस तरह बी डैश में अगर कोई चेंज कर दिया तो भी मैट्रिक्स आपकी चेंज हो जाएगी, इसलिए ऑर्डर्ड बेसिस लिखा जाता है कि इसी ऑर्डर में अगर आप लेंगे तो उस टाइम पे आपकी मैट्रिक्स की आनी चाहिए, ओके। नाउ सबसे पहले काम क्या करना है, जो आपकी बेसिस दी हुई, क्योंकि R³ टू R³ है, ठीक है, तो T ऑफ B के एलिमेंट्स दैट मींस 1 0 0 E1 R³ में 1 0 0, उसकी इमेज निकालिए 1 2 1, ठीक है। नाउ 0 1 0 0 1 0 इज -1 3 1, T ऑफ 0 0 1 इज 1 -1/2 -2, ओके। अब ये जो वेक्टर्स आए ऑब्वियसली रेंज के जो एलिमेंट्स आए इनको विद रिस्पेक्ट टू बी डैश बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, A टाइम्स 1 1 0 प्लस B टाइम्स 1 2 3 प्लस C टाइम्स -1 0 1। देखिए ये आपने
हर केस में ए बी सी यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। ए बी सी की वैल्यू अगर आप इसके इक्वेट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, ए बी सी की यहाँ वैल्यू अलग आएगी। इसलिए ही मैं 1 2 1 वेक्टर को जब a टाइम्स ऑफ 1 1 0, b टाइम्स ऑफ 1 2 3 एंड c टाइम्स ऑफ -1 0 1 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए। a प्लस बी माइनस सी, a प्लस 2b and this is 3b plus c is equals to 1 2 1। ओके, a b c की वैल्यू निकालनी है। a plus 2b is equals to 2, 3b plus c is equals to 1। ओके, सो a की वैल्यू चाहे तो आप यहां से निकाल लें। a की वैल्यू हो गई 2 माइनस 2b। ठीक है, c की वैल्यू भी 1 माइनस 3b। a और c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं, a एज इट इज, सॉरी a की भी वैल्यू रख देते हैं 2 माइनस 2b प्लस b एज इट इज माइनस 1 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1। ये सारी इक्वेशन b के अंदर हो गई है हमारे पास। 2 minus 1 is 1, this is 4b minus 2b। ओके, प्लस का 4b माइनस 2b प्लस 2b आएगा यहाँ पे, और 1 से 1 कैंसिल हो गया। b की वैल्यू आ गई 0। b की वैल्यू 0 आते ही a की वैल्यू आपके पास हो गई 2, c की वैल्यू हो गई 1। ओके, तो जो 1 2 1 वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो लिखा जाता है, क्योंकि बी डैश जो बेसिस दी हुई है आपको, तो वहां पे ए बी सी की वैल्यू कितनी होती है, कितनी आई यहाँ पे वैल्यू हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ दिस लिखा जाना है, 0 टाइम्स ऑफ दिस एंड प्लस 1 टाइम ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए बी सी है इनको भी हम रिप्लेस कर देंगे। ए इज 2, यहाँ 0 है एंड दिस सी इज 1। इसी तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड जब कितनी हो, -1 3 1। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ले -1 3 1, मतलब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, या आप रफ में भी कर सकते हैं। -1 3 1 ये यहीं पे भी दिखा दे। ठीक है, -1 3 1 है अगर राइट साइड में, तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी इक्वेट होगी, -1 के इक्वल। a प्लस 2b की वैल्यू होगी अब 3 के इक्वल, एंड 3b प्लस सी की वैल्यू होगी 1। a की वैल्यू हो गई 3 माइनस 2b। ओके, c की वैल्यू हो गई इस केस में 1 माइनस 3b। ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे और इक्वेट करना है -1 के, उस केस में हम देखते हैं कि हमारी ए बी सी की वैल्यू कितनी है। ओके, नाउ ए की वैल्यू हमने लिखी 3 माइनस 2b प्लस b माइनस 1 प्लस 3b इक्वल्स टू -1। ये वैल्यू आई 2 एंड दिस इज 2b is equals to -1, 2b is equals to -3, b की वैल्यू आई है -3/2, b की वैल्यू -3/2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 3 0, c की वैल्यू 1 प्लस 9/2 11/2। ओके, सो दिस वेक्टर यहाँ पे 0 टाइम्स 1 1 0 प्लस b की वैल्यू आई थी हमारे पास -3/2, -3/2 टाइम्स 1 2 3 एंड 11/2 टाइम्स -1 0 1 लिखा जा सकता है इस वेक्टर। सेम काम आपने इस वेक्टर के लिए करना है, और आप देखेंगे कि वहां पे a की वैल्यू आएगी 0, मतलब 0 1 टाइम्स 1 1 0 -1/4 टाइम्स 1 2 3 एंड -5/4 टाइम्स -1 0 1। ओके, तो ये आपके जो वेक्टर्स हैं टी ऑफ बी जो बेसिस थी उसके वेक्टर की इमेजेस को हमने बी डैश वेक्टर सॉरी बी डैश बेसिस के जो एलिमेंट थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। नाउ टी बी से बी डैश पे जो ऑपरेट किया गया उस केस में जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं इन कोफिशिएंट्स को आपने कॉलम फॉर्म में लिखना है। कोफिशिएंट फर्स्ट इज 2 0 एंड 1, तो ये आएगी 2 0 एंड 1। सेकेंड इज 0 -3/2 11/2 एंड 0 -1/4 -5/4। तो ये मैट्रिक्स हो गई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आपकी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं व्हाट इफ आई टेक टी
ऑपरेटिंग फ्रॉम बी डैश टू बी। तो क्या ये मैट्रिक्स सेम आती? आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के लिए टास्क है, यहाँ पे जो वेक्टर्स थे ये बी डैश के वेक्टर्स को ऑपरेट करना है और वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है बी के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और फिर मैट्रिक्स यहाँ बनानी है सेम। ठीक है, वीडियो पॉज करें, एक बार चेक करें क्या ये मैट्रिक्स सेम आती है या डिफरेंट आएगी कुछ। अभी एक प्रॉब्लम है, आप लोगों ने इस पर ट्राई करना है। पी ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है आर स्क्वायर से आर क्यूब पे। अब ये है क्या, वो भी मेंशन की हुई है। अब मैट्रिक्स लिखनी है एसोसिएटेड विद द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब, आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस है, मान लीजिए बी से रिप्रेजेंट की है E1 E2, ओके, एंड आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस है मान लीजिए बी डैश से, एंड E1 डैश E2 डैश E3 डैश, एंड टी ऑफ बी ओवर एसोसिएटेड विद बी डैश। ठीक है, ये मैट्रिक्स निकालनी है। अब इस केस में भी मुझे आंसर चाहिए कि क्या हम टी फ्रॉम बी डैश टू बी, क्या हम ये मैट्रिक्स निकाल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? देखिए इस केस में मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं, ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टी बी क्यूब के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकता। बी क्यूब इज आर क्यूब, टी ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर के किसी जनरल एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट की हुई है। टी आर क्यूब के ऊपर ऑपरेट होना मतलब किसी एक्स वाई जी आर क्यूब के किसी एलिमेंट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए था, तब इसका कोई मीनिंग है, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं। ओके, बिकॉज हमें पता है ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आनी है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आएगी R2 के किसी जनरल एलिमेंट पे इस तरह से डिफाइन। ओके, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी ये आपको निकालनी है। तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें लिखा हुआ है फाइंड द एसोसिएटेड मैट्रिक्स। सिंपली ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप मान के चलो कि जो स्टैंडर्ड बेसिस है ना उसकी, या नेचुरल बेसिस इन्हें कहें, ये उसके ऊपर आपने क्या मैट्रिक्स बनेगी वो निकालो। ओके, सो इस तरह से एक्सरसाइज में 6 प्रॉब्लम तक अप टू क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है, एक्सरसाइज 7.1। ओके, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।